कहानी है बरसात के सलाखें। अलसाई हुई नजरों से मैं कच्चे पक्के रास्ते की तरफ से निकल पड़ा। सूरज को ढले हुए 2 घंटे हो चुके थे। सड़क के दोनों किनारे बिजली के खंभों पर पीले पीले लट्टुओं की नाकामयाब रोशनी मेरी परछाई लंबी चौड़ी बनाने की कोशिश में लगी पड़ी थी। कुछ लट्टू शायद नींद में थे, इधर उधर उमड़ घुमड़ करते हुए होने वाली बारिश की तरफ इशारा कर रहे थे। गांव से निकलकर शहर आए अभी इन 2 महीने ने मेरे शरीर में अलसाई मुर्दाघर बना डाला था। ऐसे ही लगातार चलते चलते आखिरकार बेगुनकोदर रेलवे स्टेशन पर आ ही गया। सुनसान पड़े इस रेलवे स्टेशन पर लोगों का हुजूम ना के बराबर ही दिखता था। 2-3 घंटे के समयांतराल पर ट्रेन आती जाती यात्रियों के दर्शन उनकी खिड़कियों से अवश्य करा दे रही थी। वातावरण में बह रही मदमस्त हवाएं रोम रोम में घुसकर अलसाए बदन में जान डालने की कोशिश में थी। मेढकों का टरटर यह एहसास दिलाए जा रहा था कि बारिश की ये रात बहुत लंबी चलने वाली है। मैंने आसमान की तरफ देखा। मेरे सिर के ऊपर बादलों का तांता लगा हुआ था। कुछ एक बूंदों ने मेरी आंखों में घुसने की कोशिश भी करनी चाहिए, लेकिन तब तक मैं उस सुनसान रेलवे स्टेशन के भीतर प्रवेश कर चुका था। यहाँ भी पीले पीले लट्टुओं के साथ सफेद लट्टू भी लटक रहे थे। मैं एक और ढह सा गया। दिन भर के काम ने शरीर को निचोड़ कर रख दिया। अचानक बादल दंदनाते हुए बरस पड़ा। बारिश की उस आवाज मेरे मन में कुछ ठंडक ला दी। पॉकेट से सिगरेट की पैकेट निकालते हुए जलाना चाहा। तभी मेरी नज़र एक निहायती खूबसूरत सी औरत पर पड़ी। एक झोला लिए हुए, पूरी तरह से भीगते हुए रेलवे स्टेशन के उन कच्चे पक्के रास्तों से मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैं फौरन उठ खड़ा हुआ। रंग दूर से हल्का गुलाबी और दूधिया, एक पतली सफेद साड़ी में उसका तन किसी गिरने वाले बर्फ के फोहे की तरह इधर से उधर लहराते हुए जा रहा था। बारिश की बूंदों में वो बिल्कुल ही सरोबार हो चुकी थी। मैं उसे लगातार अपलक देखते जा रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि साक्षात कामदेव मेरी सहनशीलता की परीक्षा लेने के लिए अपनी तुनिर से कोई मनहरण अस्त्र का प्रयोग कर चुके हैं। मेरे अलसाए बदन में स्फूर्ति आनी शुरू हो गई। अंदर की गर्मी को भड़काने के लिए मैंने एक लंबी कश लगाई। आसमान में कड़क रही उन बिजलियों ने मेरे शरीर को छलनी छलनी कर दिया था। वो जैसे जैसे रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ रही थी, मेरे अंदर का सो रहा पुरुषत्व चरमोत्कर्ष पर पहुंच रहा था। वो अंदर आकर सीमेंट की बनी हुई कुर्सी पर बैठ गई। उसके बाल पूरी तरह से खुले हुए थे, जिनसे पानी रिसते हुए बाहर आ रही थी। उसने अपने बालों के एक एक गुच्छे को बारी बारी से पकड़कर झटकते हुए मेरी ओर देखा। एक पल के लिए मैंने सोचा कि अपनी नजरें नीचे कर लूं, लेकिन मर्द होने का गुमान सिर चढ़ के बोलने लगा। वो अपने झूले से कोई प्लास्टिक में लिपटे हुए पेपर निकाल कर देख रही थी कि वह सही सलामत बचा है या नहीं। मेरा ध्यान उन सफेद लट्टुओं की कामयाब रोशनी के कारण उन पेपर्स की ओर गया। प्लस साइन लगा दिख जाने पर मुझे ये आभास हो गया कि रेलवे स्टेशन से 1.5 किलोमीटर आगे उसी मेडिकल शॉप पर से दवा लेने आई होगी, जहां से अक्सर वो अपनी दवा आजकल ले रहा था। मैं बार बार उसी की तरफ ही देख रहा था। मुझे ऐसा लगा कि मेरी ओर न देखते हुए भी उसकी नजरें भी मेरी ओर ही है। मैं उठा। आसपास कुछ इक्का दुक्का आदमी ही घूम रहे थे। बारिश होने के कारण उनका भी इस ओर आना मुनासिब नहीं था। मैं झूठ मूठ में टहलते टहलते उसकी ओर बढ़ रहा था। काफी देर ऐसा करते हुए जब उसकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई तो उसके सीमेंटेड चेयर पर उसी के बगल में बैठ गया। उस बारिश की रात को मन कंट्रोल के बाहर हो रहा था। एक अजीब सी कश्मकश में फंसकर मैं आखिरकार उससे बोल पड़ा, मैं मुझसे दोस्ती करोगी? यद्यपि मुझे पता था कि ऐसा होगा नहीं। उस औरत ने मेरी तरफ देखा। एक तंग नशा था उसकी आंखों में। उसने बहुत प्यार से कहा कि मेरी आंखों में उसे एक दोस्त बनने की कोई चाह नहीं दिख रही है। मैं चौंक गया। बहुत जल्द ही उसने मेरी आंखों को पढ़ लिया था। वो अपने गीले हो चुके जिसमें लिपटी हुई सफेद पारदर्शी साड़ी को थोड़ा ऊपर खींचा। मैं बोला, एक रात का साथ मिल सकता है क्या? जरूर, उसने मेरी ओर बगैर देखे हुए कहा। ऊपर लटक रहे पंखे की आवाज किसी भूतिया किवाड़ खुलने जैसी आवाज कर रही थी। उसकी तरफ से हाँ का रास्ता खुलने के बाद मैंने कहा, उस ओर चलते हैं। ये आवाज ध्यान भटका रही है। वो मेरे इतना कहने से ही उठकर मेरी बताई हुई जगह पर चली गई।
बारिश का पानी उस ओर बगल से ही निकल रहा था। कैटरेन के ऊपर जब बारिश की जोर जोर से आ रही बूंदें गिर रही थी, तो उस बारिश की तीव्रता का एहसास मन को झकझोर रहा था। मैं भी उसकी ओर बढ़ चला। मन में एक संतोष था कि ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी, वरना मुझ जैसे व्यक्ति को कौन अपना कीमती समय देना चाहता है। मैं उसके पास पहुंच गया। वो कैटरेन का भार लिए हुए उस लोहे की रॉड को पकड़कर बोली, 500 रुपया लगेंगे। मेरा दिमाग घूम गया। अंदर जो भी उत्सुकता थी सब खत्म सी होने लगी। गले के अंदर सांसें जैसे निगलते नहीं बन रही थी। एक पल में मेरा पुरुषत्व पस्त हो चला। उस औरत का चेहरा मुझे अब किसी तवाइफ के जैसे प्रतीत हुआ। मैंने जल्दबाजी में पूछा, आखिर कौन हो तुम? वो बोली, लोहे के पोल को कस मसाते हुए पकड़कर वो बोली, तवाइफ का कोई नाम नहीं होता, हर रात एक अलग नाम से नवाजी जाती हूँ। मैं बोला, मुझे लगा कि तुम कोई। मेरी बातों को बीच में से काटती हुई वो बोली, क्या लगा कि मैं एक आम औरत हूँ? वो हंसी, तो क्या हो वही बता दो। वो बोली, साहब क्या करेंगे मुझे जानकर कुछ हाथ नहीं आएगा आपके। अपना अधूरा काम पूरा करिए और निकलिए। अब उसकी आंखों में वो शर्म नहीं दिखी। मैं बोला, मुझे तुम्हारी कहानी जाननी है। कैसे इस पेशे में आ गई तुम? मुझे उसकी आवाज में एक दर्द सा दिखा। वो बोली, आजकल सभी को तवाइफों के किस्से जानने की ललक होती है। उन्हें उतना ही मजा आता है जितना लोगों को तवाइफों के साथ रातें रंगीन करने में आता है। मैं हर रात प्यार पर भरोसा करके घर से भागने की कीमत चुका रही हूँ। मुझे थोड़ी सी शर्म महसूस हुई। लोग कैसे प्यार का सहारा लेकर इस दलदल में मोहब्बत को उतार देते हैं। ऐसे किस्से अक्सर ही सुने थे, आज उसे प्रत्यक्षतः देख भी लिया। मैं बोला, ऊपर तुमने कहा कि तुम आम औरत नहीं हो। मेरे इस जिस्म के तलबगार बहुत है साहब, तो मैं आम औरत कैसे हुई? हर गली गली चौराहे पर ये लोग दिख जाते हैं, शरीफों का नकाब ओढ़े, कभी कभी तो रेलवे स्टेशन पर भी। उसकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि उसका इशारा मेरी ही ओर था। मैंने उसकी इस बात को अपने मस्तिष्क में फैलने नहीं दिया। मैं खुद को अब भी शरीफ समझ रहा था। तुम रो रही हो? वो बोली, अपने दोनों हाथों को चेहरे की तरफ ले आकर। नहीं, बिल्कुल नहीं। रोना तो कब का छोड़ चुकी हूँ। मेरे रोने से लोगों को खुशी मिलती है और मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे कमजोर समझे। ये बारिश की बूंदें हैं, जो किसी के धोखे की याद में बरबस ही चेहरे पर आ जाती है। वो बारिश की ओर अब भी देखे हुए जा रही थी और मैं उसे। मेरा बढ़ चुका पुरुषत्व अब धीमा पड़ रहा था। जो करना है जल्दी करो, मैं अब निकलने वाली हूँ। उसने अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमाया। मैंने सीमेंटेड चेयर के पास पड़े उस झूले को उठाया। उसके अंदर प्लास्टिक पेपर में लिपटे हुए पन्ने को खंगालने लगा। वो डॉक्टर की लिखी हुई कुछ मेडिसिन की पर्चियों से भरी पड़ी थी। उसने मेरे हाथों से वो छीन लिया और बोली कि हर रात के पोस्टमार्टम के बाद मुझे इन दवाइयों की जरूरत पड़ती है। मेरे अकेलेपन को यूं कुरेदने की कोशिश मत करो। तुम पुरुष ही हो ना, अब तक रुके क्यों हो? अकेला मैं भी हूँ, दर्द में मैं भी हूँ। कम से कम तुम्हारे पास एक व्यक्तित्व तो है। मैं तो हर पल नकाब ओढ़े घूमता रहता हूँ। अलग अलग व्यक्तित्व ने मुझे अकेला कर दिया है। मैं सिर्फ इसलिए ही तुम्हारे पास आया था ताकि तुम्हारी इस खूबसूरती के पीछे के रहस्य को समझ सकूं। तुम्हारे इस आकर्षण को जान सकूं कि ऐसा क्या है तुम में जो लोग तुम्हारे पीछे चले आते हैं। एक काले अध्याय से सामना हुआ है आज। मैं तुम्हारे से इस एक रात बिताने की कीमत तो नहीं, लेकिन इस पल साथ बिताने की कीमत जरूर अदा करूंगा। इतना कहते हुए मैं बारिश में उसे देखते देखते निकल पड़ा। अंदर कुछ ऐसा था जो उस औरत की ओर मुड़कर देखने के लिए मजबूर कर रहा था। मैंने चाह कर भी उसकी ओर पलट कर नहीं देखा। उस लड़की की मोहब्बत ने उसे तवाइफ बना दिया था। मोहब्बत की दुनिया का ये तमगा मिटाने के लिए मैं निकल पड़ा था अपनी कलम को ढूंढने। मैं बेगुनकोडर रेलवे स्टेशन पर से निकलते हुए आगे चलता जा रहा था। उस औरत की व्यथा सुनकर मन में एक जबरदस्त चिंगारी लग चुकी थी। मैं उस तवाइफ के माथे के कलंक को धोना चाहता था। इस कलंक को धोने के लिए मुझे मेरे कलम की जरूरत थी। एक राइटर का हथियार तो उसका कलम ही होता है ना। जब उस झमाझम बारिश में बिजली के खंभों पर नजर जाती तो ऐसा लगने लगता जैसे कि वो फिर से वही राग अलाप रही हो।
अपनी नाकामयाबी का। मेरे जहन में उस औरत का गुमसुम भरा चेहरा और आंखों में वो बूंदा बूंदी उस तरह लग रहे थे जैसे भरी बारिश में भीगते हुए सपाट हाईवे से टकराती हुई वो निश्चल बूंद। मैंने अपने पॉकेट में हाथ डाला। कुछ कंचे, एक चॉकलेट और एक खाली पर्स पड़ा था। मैं कुछ लिखना चाहता था, अपने शब्दों की जादूगरी का प्रयोग करना चाहता था। उस भारी बारिश ने तब तक खंभों पर लटक रहे पीले लट्टुओं को सोने का आमंत्रण दे डाला था। मैं घनी सड़कों पर कछुए की तरह चलते चलते जा रहा था। तभी मैंने कुछ ऐसा देखा कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। रेलवे स्टेशन पर मिली लड़की सड़क के किनारे बारिश में एक छाते लिए आधी लिपटी हुई साड़ी में पैरों को इधर उधर पटकते हुए हंस रही थी। उसके पैर गड्ढों में जमा बारिश के पानी में छपाक छपाक करते हुए इधर उधर बिखर रहे थे। मैं तुरंत ही सड़क के एक और बगल के मूंज के पीछे जाकर के छिप गया, जहां से मैं सब पर अपनी नजर रख सकता था, परंतु मुझे कोई नहीं देख सकता। उस नवनौवना को जिसे रेलवे स्टेशन पर छोड़ कर के आया हुआ था, उसका अचानक यहाँ कपड़े बदलकर आ जाना बहुत ही आश्चर्य प्रकट कर रहा था। वो एकदम भीगी भीगी सी मदमस्त बारिश के मजे ले रही थी। थोड़े थोड़े समय में वो छाते को हटाकर बारिश को अपने चेहरे पर धारण कर रही थी। उसके खुले हुए बाजुओं से पानी बगैर दिखे बह रहा था, जिसका पता तब चलता जब उनसे टिप टिप करते हुए पानी नीचे गिरता। मैं भावावेश में उठने की कोशिश करता इससे पहले कोई इंसान मुझे उस रास्ते से आता हुआ दिखाई दिया। मैं वापस से उन मूंजों में छिप गया। वो मूंजें बहुत ही गंदी लग रही थी। ऐसे लगता जैसे कि पानी सड़ सड़ के एक जगह इकट्ठा हो गया है। आगे क्या हो रहा है ये जानने की उत्सुकता मन को खींच रही थी। उस इंसान के आते ही वो लड़की उससे चिपक गई। छाते को उसने हवाओं के हवाले कर दिया। उन हवाओं को भी इस बारिश में एक साथी मिल गया था। वो उसे उड़ाकर दूर लेके चली गई। मैंने उस इंसान का चेहरा देखने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके पीछे खंभों पर लटक रहे उन लट्टुओं की नाकामयाब आदत ने मुझे ऐसा करने से रोक दिया। मैं चुपचाप उनकी बात सुनने की कोशिश करने लगा। मुझे माफ कर दो चमेली, मेरी वजह से तुम्हें इतना इंतजार करना पड़ा। अरे मेरे बाबू, तुम्हारा इंतजार तो मैं जन्म जन्म तक कर सकती हूँ। वैसे मैं अकेली कहाँ थी, मेरे साथ कोई और भी था यहाँ। मैं बिल्कुल सकते में आ गया। इसने मुझे कैसे देख लिया? मूंज के पीछे तो मैं स्वयं अपने आप को भी नहीं देख पा रहा था। एक अनजाने से खौफनाक डर ने मुझे अपने आवेश में कर लिया। मैं उठकर भागना चाहता था, लेकिन जड़ सा जम चुका था। बस मेरे कानों में ही हरकत थी जो उन दोनों की बातों को बहुत ध्यान से सुन रही थी। कौन था तुम्हारे साथ? उस लड़के ने उसके भीगे हुए कंधों पर हाथ रखा। ये बारिश और तुम्हारी यादें। वो खिलखिला कर हंसने लगी। उसकी इस बात ने मेरे शरीर में थोड़ी सी गर्मी ला दी। मेरे पैर अब अपने मोशन में थे। उसकी मुस्कुराहट देखकर मन बहुत ही तृप्त सा महसूस कर रहा था। कभी सोचा नहीं था कि बेगुनकोडर जैसे रेलवे स्टेशन पर जिंदगी भी बसती है। मेरी नजरें अब भी दोनों पर ही थी। उस लड़के ने चमेली को कस के अपने सीने से लगा लिया। दोनों के जिस्म के रगड़ ने उस बारिश को और भी उफान पर ला दिया। मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ पता है चमेली, उस लड़के ने कहा। चमेली, कितना प्यार करते हो, सच सच बताना। इसके लिए तुम्हें बेगुनकोडर रेलवे स्टेशन चलना होगा। वहां पर इस समय कोई नहीं होगा। मैंने सोचा अभी अभी तो वहीं से आई है, दोबारा वहां जाने का क्या मतलब। मैं अब व्योमकेश बख्शी बनने की फिराक में था। वो लड़का चमेली को बाहों में उठाए हुए बेगुनकोडर रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ रहा था। चमेली अब भी अपने लटक रहे पैरों को हिला रही थी। उसके बाल खुलकर उस बारिश में जमीन से कुछ 15 सेमी ही छूने से बचा था। कुछ बाल उसके चेहरे के ऊपर भी आए हुए थे। उनके पीछे चुपके चुपके मैं किसी डिटेक्टिव की तरह जाने लगता हूँ। ये क्या हो रहा था इसका मैं बिल्कुल भी अनुमान नहीं लगा पा रहा था। तब तक बेगुनकोडर रेलवे स्टेशन आ गया। चमेली उसकी बाहों में लिपटे हुए उस सुनसान प्लेटफॉर्म के दरवाजे की ओर बढ़ी। एक एक सीढ़ियों को चढ़ते हुए मैं उस लड़के के पीछे किसी तरह छिपते छिपाते बचते हुए आगे बढ़ रहा था। मैं ये देखना चाहता था कि वो लड़का उससे कितना प्यार करता है। अंतरंग अवस्था की ओर बढ़ रहे उनके कदम के साथ मेरी दृष्टि उस दरवाजे की ओर से नीचे झुक गई। शायद यही वह प्यार था जिसकी वो बात कर रहा था।
मैंने एक पल के लिए खुद को झकझोरा। मैंने वापस मुड़ने की कोशिश की। किसी भयानक चीख ने मुझे पुनः मुड़ने पर मजबूर कर दिया। वो लड़का नदारद था। उसकी जगह 5 लोगों ने चमेली को घेर रखा था। वो उससे बचने की कोशिश किए जा रही थी। लेकिन इंसानी खाल में छिपे हुए भेड़ियों से भला कौन बचा है? उस बारिश में भीगी हुई वो लड़की उन भेड़ियों के आगे का भोजन न बन पाने के लिए संघर्ष कर रही थी। चमेली को बचाने के लिए मैंने कूदकर दरवाजे से अंदर जाने की कोशिश की। पर यह क्या, उस दरवाजे पर बारिश ने बहते हुए पानी से सलाखों का निर्माण कर दिया। मैंने दोबारा अंदर जाने के लिए उन सलाखों पर जोर लगाया। मैं चमेली को बचाना चाहता था। अचानक मैंने पुनः खुद को सड़क के उसी हिस्से पर कछुए की भांति रेंगता हुआ पाया। वो लड़की भीगी भागी सी अब भी मुझे सड़क के बगल सफेद लिवाजों में लिपटी दिखाई दे रही थी। अब मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं बेहोश हो जाऊंगा। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।